नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त राम केवल सर पैरामाउंट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे आप लोगों को सही सलामत से रखें। दोस्तों, आज संविधान का तीसरा चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है संविधान सभा का गठन। कल हम लोग पढ़े थे भारत का संवैधानिक विकास और आज हम लोगों का चैप्टर का नाम है संविधान सभा का गठन। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में संविधान सभा के गठन के बारे में व्यवस्थित अध्ययन करेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और संविधान सभा का गठन किस मिशन के सुझाव पर हुआ, कब चुनाव हुए, कितने सीटें उस चुनाव में किन किन दलों को कैसे कैसे प्राप्त हुआ, इन सब चीज़ों का व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का इस चैप्टर को हम शुभारंभ करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ने से पहले इन सब चीजों को देख लीजिए आप लोग ध्यान से। संविधान सभा की आवश्यकता पर बल दिया। सबसे पहले संविधान सभा के बारे में बल दिया या उन्होंने यह भी कहा, एक व्यक्ति थे, कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाए। तो इस पर बल देने वाले पहले व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने 1922 ईस्वी में सबसे पहले संविधान सभा के बारे में कहा कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए और उसी के द्वारा भारत का संविधान बनना चाहिए। लेकिन और थोड़ा सा पूछ देता है कि संविधान सभा के गठन का विचार दिया गांधी जी के अलावा और कौन लोग थे? तो स्वराज पार्टी। गांधी जी ने तो 1922 में दिया था विचार, लेकिन एक स्वराज पार्टी थी, उसने 1934 ईस्वी में संविधान सभा के गठन का विचार दिया। और M.N. राय, ये भी एक विद्वान थे, इन्होंने भी 1934 ईस्वी में ही संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कभी पूछ दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब संविधान सभा की मांग की थी, तो 1935 ईस्वी में बिहार में उनका वार्षिक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग किया। लेकिन अंग्रेजों ने इन भारतीयों की मांगों को कब पूरा किया, तो वेवेल योजना के द्वारा भारतीयों की मांग को पूरा किया गया। और उसके बाद भारत का संविधान बनाने के लिए जब भारत में संविधान की ज्यादा मांग तीव्र हो गई तो इंग्लैंड से एक मिशन आया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इंग्लैंड से एक मिशन आया। उस मिशन को कहा जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन या फिर मंत्रिमंडल योजना। वह मिशन जो है कैबिनेट मिशन, ध्यान से देखिएगा, कैबिनेट मिशन से भी हमेशा प्रश्न आते हैं। कैबिनेट मिशन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन पूछ देता है भारत आया, कब भारत आया? तो कैबिनेट मिशन जो था यह 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। 24 मार्च 1946 ईस्वी को। इसमें कुल सदस्य पूछ देता है, कुल कितने सदस्य थे? तो कुल इसमें 3 सदस्य थे। कुल सदस्यों की संख्या 3। अब उनका नाम पूछ देता है, तो पहला जो नाम था उसका नाम था पेंथिक लॉरेंस। दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरे जो नाम था, उनका नाम था एबी अलेक्जेंडर नाम था। तो इस तरह से 3 लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पूछ देता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष जब पूछ देगा तो अध्यक्ष जो था इस मिशन का, उसका नाम था पेंथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पेंथिक लॉरेंस। तो इस तरह से हम लोग कैबिनेट मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़े कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, कितने सदस्य थे, कौन अध्यक्ष था। लेकिन जब कैबिनेट मिशन आया भारत में
उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 38 करोड़ 90 लाख के आसपास थी। और संविधान को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन ने यह सुझाव दिया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा के सभी सदस्य मिलकर ही संविधान को बनाएंगे। और कैबिनेट मिशन ने ही यह सुझाव दिया कि संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे, अर्थात हर 10 लाख जनसंख्या की आबादी पर एक सदस्य चुना जाएगा। और इस तरह से हमारे देश की जो जनसंख्या थी उस समय लगभग 38 करोड़ 90 लाख कुछ और थी, मतलब 38 करोड़ 90 लाख हम मान लेते हैं, 38 करोड़ 90 लाख के आसपास थी जनसंख्या। और संविधान सभा को बताया गया कि प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। तो जब तत्कालीन जनसंख्या को 10 लाख से डिवाइड किया गया तो ये पूरे जीरो से पूरा जीरो कट गया और संख्या मिल गई हमको 389। तो कभी कभी यह प्रश्न आ जाता है या दिमाग में बातें आ जानी स्वाभाविक सी है कि क्यों संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 ही निश्चित की गई। कभी कभी जहन में मन मस्तिष्क में प्रश्न आ सकता है कि क्यों संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, क्यों नहीं 400 हुई, क्यों नहीं 380 हुई, क्यों नहीं 350 हुई। तो यह रीजन यही है कि तत्कालीन जनसंख्या को जब 10 लाख से डिवाइड किया गया तो जो भागफल मिला 389, इसलिए संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निश्चित हुई। और इसके लिए चुनाव जो हुआ था बाकायदे जुलाई महीने में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का गठन कैबिनेट मिशन की योजना पर हुआ था, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर हुआ था। तो इस तरह से हम लोग कैबिनेट मिशन को पढ़े और किस तरह से हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के गठन की संख्या निश्चित हुई, सदस्यों की संख्या निश्चित हुई। तो इसको पढ़े हम लोग। और चुनाव बताए थे जुलाई महीने में 1946 में हुआ था। अब हम देखते हैं इस चार्ट के द्वारा कि संविधान सभा के सदस्य कुल कितने थे। तो दोस्तों किताबों में कभी कभी हम लोगों को 299 भी मिलता है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299। तो कहीं कहीं 389 भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आज दोनों पे आप लोगों को व्यवस्थित समझ जाएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 389 कब होती है या फिर 299 कैसे हुआ। ध्यान से देखिए, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको संविधान सभा के बारे में समझ में आ जाएगा। तो जब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या के लिए चुनाव हुआ तो तत्कालीन जनसंख्या को 10 लाख से डिवाइड किया गया तो संख्या हमको मिल गई 389। अब ध्यान से देखिएगा, इधर हमारे देश के उस समय 2 भाग थे। एक भाग वह था जहाँ पर डायरेक्ट अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी, उसे हम लोग ब्रिटिश भारत के नाम से जानते थे, उसे ब्रिटिश भारत कहा जाता था। और दूसरा भारत वह था जहाँ पर देशी राजा अपना शासन चलाते थे, जिसे हम लोग देशी रियासत कहते थे, रजवाड़ा कहते थे। तो यह जो भारत था, यहाँ पर अंग्रेजों का इनडायरेक्ट शासन चलता था और यहाँ पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन चलता था। तो 389 में से यह हुआ कि 296 सदस्य जो है वो ब्रिटिश भारत से लिए जाएंगे, 296 सदस्य। और उसके बाद 93 सदस्य जो हैं वो देशी रियासतों से लिए जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से। तो दोनों को ऐड कर देंगे आप तो 389 हो जाएगा। अब यह भी प्रावधान बना कि यहाँ से जितने भी सदस्य आएंगे वो सभी निर्वाचित रहेंगे। 296 सदस्य जो है ये सभी निर्वाचित रहेंगे, इनका चुनाव होगा, निर्वाचित रहेंगे। और यहाँ से जितने भी सदस्य रहेंगे वो सभी मनोनीत रहेंगे। सभी क्या रहेंगे? मनोनीत। दोस्तों यहाँ पर आपको निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के बारे में समझना होगा कि निर्वाचित क्या होता है, मनोनीत क्या होता है। जब किसी सदस्य को बहुत सारे लोग वोट के माध्यम से चुनते हैं तो उसे निर्वाचित कहा जाता है। या यूं भी समझ सकते हैं कि जो निर्वाचन के द्वारा आते हैं, जिनका निर्वाचन होता है, उसी को निर्वाचित कहा जाता है। और मनोनीत, इसमें कोई एक व्यक्ति अपने मन से चुन देता है तो उसको मनोनीत कहते हैं।
तो पूछ देता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित थे, तो 296 सदस्य। कहाँ से निर्वाचित हुए थे, ब्रिटिश भारत से। कितने सदस्य मनोनीत थे, 93। कहाँ से मनोनीत थे, देशी रियासतों से। अब कभी कभी थोड़ा सा और घुमाकर पूछ देता है कि ये निर्वाचित थे तो किसके द्वारा निर्वाचित थे, तो ये निर्वाचित थे प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। और पूछ देता है कि जनता द्वारा कैसे निर्वाचित थे, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। और देशी रियासतों के जो सदस्य थे वो सभी मनोनीत सदस्य थे। किसके द्वारा मनोनीत थे, ये देशी राजाओं के द्वारा मनोनीत थे। तो यहाँ से सभी मनोनीत और यहाँ से सभी निर्वाचित। सभी निर्वाचित किसके द्वारा निर्वाचित थे, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। जनता द्वारा पूछ देगा तो अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। मान लीजिए ये प्रत्यक्ष बता रहे हैं, प्रत्यक्ष। मान लीजिए यहाँ पर जनता है या गांव है, गांव के मतलब लोग हैं, जनता। तो जनता वोट देती है बीडीसी के सदस्यों को। बीडीसी के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और जब बीडीसी के सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो कुछ समय बाद, 1 महीने 2 महीने बाद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ये जनता भाग नहीं लेती है। जनता तो इस बीडीसी के सदस्यों को वोट देकर चुनती है और बीडीसी के सदस्य ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। तो जनता के द्वारा ये तो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं, लेकिन ये जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं चुना गया है। जनता ने इसको चुना और बीडीसी के सदस्य जाकर इसको चुन रहे हैं। तो ये जो है इसके द्वारा तो प्रत्यक्ष कहा जाएगा, बीडीसी के द्वारा। लेकिन ब्लॉक प्रमुख को पूछे जनता द्वारा कैसे चुना जा रहा है, तो इनडायरेक्ट चुना जा रहा है, अर्थात अप्रत्यक्ष चुना जा रहा है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर जनता ने प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को चुना था और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों को चुने थे। तो आप लोगों को बखूबी बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा के सदस्य जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष, जबकि प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग पढ़े कि ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य ले गए थे, सभी निर्वाचित थे प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा। अब अंग्रेजों ने अपने पूरे ब्रिटिश भारत को 2 भागों में डिवाइड किया था, ब्रिटिश प्रांतों में और चीफ कमिश्नरियों में। ब्रिटिश प्रांत, तो उस समय कुल 11 प्रांत थे। कुल कितने प्रांत थे, 11 प्रांत। तो 11 प्रांत से 292 सदस्य लिए गए थे और 4 चीफ कमिश्नरियां थी, तो चारों से एक एक सदस्य लिए गए थे। चारों से एक एक सदस्य लिए गए थे। चीफ कमिश्नरियों के नाम था, पहली कमिश्नरी जो थी दिल्ली थी, दूसरी चीफ कमिश्नरी जो थी अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता था इसको, अजमेर मेरवाड़ा। और तीसरी जो कमिश्नरी थी उसका नाम था कुर्ग। और चौथी जो चीफ कमिश्नरी थी उसका नाम था बलूचिस्तान। तो यह पाकिस्तान में पड़ता है और यह कर्नाटक में है, कुर्ग कर्नाटक। और अजमेर मेरवाड़ा जो था राजस्थान में था, राजस्थान में है। और दिल्ली तो दिल्ली में ही है। तो इस तरह से चारों चीफ कमिश्नरियों से एक एक सदस्य लिए गए थे। तो 4 यहाँ से हो गए और 11 प्रांतों में से 292 सदस्य लिए गए। तो 292 प्लस 4 296 और 296 प्लस 93 389। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से कहीं से भी कोई प्रश्न पूछे तो आसानी से बता सकते हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य कहाँ से थे, कितने ब्रिटिश भारत से थे, कितने ब्रिटिश प्रांत से थे, कितने चीफ कमिश्नरियों से थे, कितने देशी रियासतों से थे, कहाँ से मनोनीत थे, कहाँ से निर्वाचित थे, किसके द्वारा निर्वाचित थे, किसके द्वारा मनोनीत थे। एकदम व्यवस्थित समझ में आ जाएगा 389 सदस्यों का।
अब इसको देखेंगे हम लोग कि कभी कभी आप लोगों को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 भी देखने को मिलती है। तो 299 कैसे थी इसको एक बार समझ लेते हैं। और इसको ध्यान से देखिए कि आपको पता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई महीने में 1946 में हुआ था। 1946 में, उस समय हमारा देश अभी आजाद नहीं हुआ था और जब चुनाव हुए तो भारत और पाकिस्तान एक ही में थे। 389 जो सदस्य थे तो उसमें पाकिस्तान के हिस्से के भी थे इसमें। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश दो भागों में बट गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो 389 में से जो हिस्से, जो क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता था, वहां के सदस्यों की सदस्यता भारतीय संविधान सभा से खत्म हो गई। तो इसमें 99 सदस्य ऐसे थे, 389 में से 99 सदस्य ऐसे थे जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते थे। तो इन 99 सदस्यों को जब हटा दिया गया तो 90 सदस्य ऐसे थे जो पाकिस्तान में पड़ते थे। तो पाकिस्तान के क्षेत्र के सदस्यों को जब हटा दिया गया तो यह संख्या हमको मिल जाती है 299। 90 सदस्य पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते थे, 99 नहीं 90, तो 299 हो जाता है। और यही 299 ब्रिटिश भारत में फिर बचते हैं सब। ब्रिटिश भारत में ये संख्या 229 बचती है और यहाँ पर ये 70 बचती है। और ब्रिटिश प्रांतों में फिर जब प्रांत थे तो यहाँ पर 226 और चीफ कमिश्नरियों में 3, क्योंकि ये चौथी जो चीफ कमिश्नरी है यह पाकिस्तान में पड़ती है, पाकिस्तान में चली गई, तो 3 यहाँ बचते हैं चीफ कमिश्नरियों में। और ब्रिटिश प्रांतों में 292 में से केवल 226 रह जाते हैं। ब्रिटिश भारत में 296 में से केवल 229 रह जाते हैं। और यहाँ देशी रियासतों में 93 में से केवल 70 रह जाते हैं। और कुल सदस्यों की संख्या शेष बचती है 299। अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वह भी, उनकी भी सदस्यता रद्द हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में पूर्वी बंगाल से चुना गया था। पूर्वी बंगाल में एक जगह का नाम है जयसूर कुलना। जयसूर कुलना नामक जगह से इनको चुना गया था। ये पूर्वी बंगाल में पड़ता था। तो पूर्वी बंगाल वाला जो हिस्सा था वह पूर्वी पाकिस्तान बना और वही अब जाकर के बांग्लादेश बना है। तो यह जो क्षेत्र था पाकिस्तान में जब चला गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी सदस्यता खत्म हो गई। वह तो बाद में उनको चुना गया था, पुणे से चुना गया था। जब उनकी सदस्यता खत्म हो गई तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बी.एन. राव ने संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको कहे कि जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे तब तक संविधान बनाना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। तो वे बहुत सोच में पड़े और उसके बाद पुणे से एक व्यक्ति थे जिनका नाम मिलता है M.R. जयकर ने अपने पद को त्याग दिया, त्यागपत्र दे दिया। और जब त्यागपत्र दे दिए M.R. जयकर तो जाकर के वहां पर दोबारा चुनाव हुआ। वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े और जीत गए। उसके बाद ये संविधान सभा के सदस्य बने, बाद में प्रारूप समिति के भी सदस्य बने। तो इस तरह से भारत का संविधान सभा का गठन हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के संविधान सभा में किस दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई, किस प्रांत से कितने सदस्य चुने गए थे, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे हम लोग। अब संविधान सभा से संबंधित अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं सब। यहाँ से देखिए पूछ देता है कि संविधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्य, तो अभी बताए थे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, आप लोग बताए थे, पता होगा 296।
और मनोनीत भी बताए थे। मनोनीत सदस्य जो थे निर्वाचित तो 296, लेकिन मनोनीत सदस्य कुल थे 93। तो ये कुल सदस्य हो गए निर्वाचित। पूछ देता है संविधान सभा में कांग्रेस को प्राप्त सीटें। आपको पता है कि 296 सीटों पर मतदान हुआ था, चुनाव हुआ था। तो उस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को मिली, किस पार्टी को मिली? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी वो सबसे बड़ी पार्टी थी और सबसे ज्यादा सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही मिली। 296 में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी। नेक्स्ट है संविधान सभा में मुस्लिम लीग को प्राप्त सीटें। मुस्लिम लीग दूसरी बड़ी पार्टी थी। मुस्लिम लीग को जो सीट मिली थी वो टोटल सीट जो मिली थी 73 मिली थी, 73 सीट मिली थी। और उसके बाद पूछ देता है कि संविधान सभा में अन्य दलों को कुल कितनी सीटें मिली थी? तो अन्य दलों को सीटें जो मिली थी वह 15 मिली थी। तो ये टोटल इन तीनों को जोड़ देते हम लोग तो 5 3 8 8 8 16 7 1 8, इसमें का एक हासिल कर दिया जाएगा तो 9 और ये 296 मिल जाता है। और आप ऊपर देख भी रहे हैं कि 296 पे ही ये चुनाव भी हुआ था। तो इस तरह से 296 में सबसे ज्यादा सीटें जो मिली थी कांग्रेस को मिली थी, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग पार्टी थी और अन्य दलों को मिलाकर के कुल 15 सीटें। तो इस तरह से यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का जो सदस्यों का गठन हुआ था तो किस प्रांत से, पूछ देता है कि 11 प्रांत जो थे उन 11 प्रांतों में किस प्रांत से सर्वाधिक सदस्य चुने गए? सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से चुने गए थे? तो यह संयुक्त प्रांत से चुने गए थे। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, जिसका पहले नाम था संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत से चुने गए थे तो कितने थे ये? तो सबसे ज्यादा यहीं से आए थे, 55 सदस्य आए थे, 55। पूछ देता है कि किस प्रांत से सबसे कम सदस्य चुने गए? किस प्रांत से सबसे कम सदस्य चुने गए थे? तो यह असम जो प्रांत था उससे सबसे कम चुने गए थे। यहाँ से केवल 8 सदस्य चुने गए थे। इसके बाद पूछ देता है किस देशी रियासत से, जो देशी रियासतें थी तो उसमें से किस देशी रियासत से सर्वाधिक सदस्य मनोनीत हुए थे, सबसे अधिक मनोनीत हुए थे? तो यह मैसूर एक रियासत थी, वहां से सबसे अधिक 7 सदस्य मनोनीत हुए थे। और फिर थोड़ा सा घुमाकर कोई पूछ देता है कि किस देशी रियासत से सबसे कम सदस्य मनोनीत हुए थे? किस देशी रियासत से सबसे कम सदस्य मनोनीत हुए थे? तो यह हैदराबाद जो देशी रियासत थी, जहाँ का शासक, जहाँ का राजा जो था निजाम के नाम से जाना जाता था, उस निजाम ने इस संविधान सभा के चुनाव का बहिष्कार किया था, उसने भाग नहीं लिया था। तो यहाँ से 0 सदस्य आए थे। तो इस तरह से यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं कि संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य चुने गए थे किस प्रांत से? संयुक्त प्रांत से। कितने सदस्य? 55। सबसे कम कहाँ से चुने गए थे? असम से, 8 सदस्य। देशी रियासतों में सर्वाधिक सदस्य मनोनीत हुए थे तो देशी रियासतों में सबसे अधिक सदस्य मनोनीत हुए थे 7 मैसूर से। और देशी रियासतों में ही सबसे कम सदस्य जो मनोनीत हुए थे उसे हम कहते हैं हैदराबाद देशी रियासत। उस हैदराबाद से 0 जो था, क्योंकि हैदराबाद का शासक जो निजाम था वह भाग नहीं लिया तो 0 वहां से सदस्य आए थे। तो इस तरह से आज हम लोग संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़े, जिसके अंतर्गत हम लोग संविधान सभा की मांग किस तरह से की गई, कैसे कैसे किन किन लोगों के द्वारा की गई, उन सब बातों को पढ़े। उसके बाद संविधान सभा का गठन करने के लिए कौन सा मिशन भारत आया, किस मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का गठन हुआ, वह मिशन जो था कैबिनेट मिशन ने कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान किया। इसके बाद चुनाव किस महीने में हुए, कैसे हुए, किन दलों को कितनी सीटें प्राप्त हुई, सबसे अधिक और सबसे कम सीटें किन प्रांतों या किन देशी रियासतों से आए, इस पर चर्चा किए। इसके बाद संविधान सभा के जो सदस्य थे 389, उसमें कितने ब्रिटिश प्रांतों से थे, कितने देशी रियासतों से थे,
कितने चीफ कमिश्नरियों से थे, इन सब चीज़ों को पढ़े। विभाजन के बाद किस तरह से सीटों का जो संख्या थी वो कैसे शेष रह गई थी, इन सब चीज़ों को पढ़े। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहले जयसुर कुलना जो पूर्वी बंगाल पड़ता है, पूर्वी बंगाल वहाँ से चुना गया था और बाद में पूना से चुना गया था। थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कोटेशन आ जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कि इन्होंने एक संविधान सभा में एक दक्ष पायलट की भूमिका निभाई है, दक्ष पायलट, एक कुशल पायलट की भूमिका निभाई है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में राजेंद्र प्रसाद जी ने एक और चीज कही है कि उन्होंने अपने लिए कहा है राजेंद्र प्रसाद जी ने कि मैं संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में यदि कोई अच्छा कार्य किया है तो वो यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना। और इसीलिए शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। एक विद्वान थे, संविधान सभा के सदस्य थे, वो उनका नाम था डॉक्टर के.वी. राव। इन्होंने तो यहाँ तक कहा है, हम लोग तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक मानते हैं, लेकिन के.वी. राव ने तो कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल संविधान के जनक थे बल्कि संविधान के जननी भी थे। उन्होंने कहा है, ध्यान दीजिएगा, कोटेशन पूछ देता है, किसने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के न केवल जनक थे बल्कि जननी भी थे, तो डॉक्टर के.वी. राव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए किसने त्याग पत्र दिया था? M.R. जयकर ने दिया था। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूना से चुना गया था और उसके बाद वो प्रारूप समिति के उनको का अध्यक्ष बनाया गया और वह संविधान सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो इस तरह से आज हम लोग संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग संविधान सभा से संबंधित जो शेष बातें अभी रह गई है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के महत्वपूर्ण अधिवेशन, कौन कौन से अधिवेशन हुए, कब हुए, कौन कौन से अधिवेशन किस समय हुए, कुल कितने अधिवेशन हुए, उन अधिवेशनों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें उभर कर सामने आई या कार्य हुए, उन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। संविधान सभा के अध्यक्षों को पढ़ेंगे कि कौन अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन स्थायी अध्यक्ष थे, कौन अंतरिम अध्यक्ष थे, उन सब चीजों पे चर्चा होगी। और संविधान से संबंधित जो अन्य तथ्य जो एग्जाम आदि में आते हैं कि संविधान किस तिथि से बनना शुरू हुआ, किस तिथि को बनकर तैयार हुआ, कब अंगीकृत हुआ, कब आत्मार्थित, कब अधिनियमित, कब लागू, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों पर डिटेल जानकारी लेने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज भी इसके पहले चैप्टर की तरह आज भी आप लोगों को बहुत ही व्यवस्थित समझ में आया होगा। और उसके बाद यदि समझ में आया होगा तो हमारे इस पैरामाउंट एकेडमी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा। इसके बाद जाते जाते मैं एक बार आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सही से रहें, सब पढ़ें, सब बढ़ें और लॉकडाउन में आप लोग व्यवस्थित पढ़ते रहें। सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।